वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल। यहां पर अपन दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तक अपन ने डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल के बारे में बात कर ली है। अब देखो यहां पर दो वेक्टर्स के बीच में वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और बीच में जो एंगल है ना तो थीटा है, अगर तो उसका साइन थीटा लेंगे। अब इसके नाम से पता है सदिश गुणनफल है यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। फिलहाल तो हमारे पास ये इसके अंदर है, ये इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो उसके अंदर डायरेक्शन होगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर एन कैप का यूज करेंगे। यहाँ पर एन कैप क्या है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है यानी एकांक सदिश है। अभी एन कैप इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर, और ये ध्यान रखें परपेंडिकुलर टू both ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश है, एकांक सदिश, और जो एन कैप है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एन कैप बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर लंबवत है। अब एक चीज का ध्यान रखें, जो दोनों के बीच में एंगल है ना, वो सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा है और ए से बी की तरफ काउंट किया है, तो एन कैप होगा ना वो इस तरह से होगा, ये एन कैप। ये हमेशा इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो एन कैप ये जो पेन की डायरेक्शन देखो आप बाहर की तरफ है, ये इस तरह से होगी। तो मैंने ये कैसे बोला कि बाहर की तरफ होगी, देखो इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन देते हैं। ए से बी इसको घुमाएंगे स्क्रू को, तो किधर बढ़ेगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ बढ़ेगा, इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी आउटवर्ड से बाहर की तरफ है ना, ये एन कैप की डायरेक्शन होगी। और ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, भले ए और बी के बीच में कोई भी एंगल हो, लेकिन ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर। देखो देखें, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण है, इसके बीच में भी क्या 90 डिग्री कोण है। अगर बी वेक्टर यहां भी आ जाए तो भी क्या होगा, इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, इस एन कैप और बी वेक्टर के बीच में फिर भी 90 डिग्री का कोण ही रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा बीच का कोण है, और एन कैप साथ में जो डायरेक्शनल होगा, जो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है और परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। यानी एन कैप एकांक सदिश होगा जो कि ए और बी दोनों के लंबवत होगा। इस तरह से अपन इसको बात कर सकते हैं। और एन कैप की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से देंगे। इसको अब स्क्रू को घुमाएंगे ना इस तरह से, तो पीछे की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसे घुमा रहा हूं स्क्रू को, तो पीछे की तरफ आएगा, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड्स हो जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह से बताना चाहता हूं, बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो क्या होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड, पहले बी लिख दो क्योंकि ये तो डायरेक्शनल तो है नहीं, और इसके अंदर ये ए का मैग्नीट्यूड और बीच में एंगल कितना रहेगा साइन थीटा। यहां जो एन कैप लिख रहा हूं ना वो माइनस एन कैप होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब क्या बी से ए चल रहा है ना अपन, यानी कि ये इस तरह से, ये हमारे पास ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब क्या डायरेक्शन बी से ए की तरफ है ना, बी से ए की तरफ स्क्रू को घुमा के देखो, देखें इसको घुमाएंगे ऐसे स्क्रू को ना, तो अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्स जाएगा, तो मैं इसको कह सकता हूं कि अंदर की तरफ होगा, यानी कि एन कैप को डॉट डॉट से इनसाइड को मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको माइनस एन कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, बी से होगा। तो अब रिजल्ट क्या है मेरे पास में, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इस माइनस को सबसे आगे लिख दो। ये मल्टीप्लाई आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, इसमें डायरेक्शन तो है नहीं क्योंकि मैग्नीट्यूड्स है, और ये साइन थीटा एंड एन। अब आप इसको देखो, इसको कंपेयर करो, देखें ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल है, और यहां पर क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है।
इज इक्वल टू ये माइनस है ना, एज इट इज रख दो, इसकी वैल्यू यहां से पिकअप करेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहां आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे नेगेटिव साइन आगे लगा देते हैं इसका ना। तो यानी कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखिए। इससे ये भी पता चला कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ना, वो कभी भी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखें। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते क्योंकि माइनस यहाँ पर आगे आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। एक कॉपी करोगे, अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात करते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड एन। अब देखो यहां पर इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री जाए या 180 भी दे सकते हो, उस केस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये एन। तो हमेशा ध्यान रखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखें कि भी वेक्टर प्रोडक्ट है, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अंदर डायरेक्शन जरूर होगी। तो खाली 0 मत लिखना, 0 के ऊपर ये एरो जरूर बनाएंगे, यानी ये 0 वेक्टर होता है, हमेशा ध्यान रखें। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर एंगल बीच में 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा कोई एग्जांपल होगा ऐसा एग्जांपल देखो, जैसे ए वेक्टर का अगर खुद के साथ में आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो एंगल बीच में कितना रहेगा, 0 डिग्री। उस केस में क्या हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। ऐसा और कहां हो सकता है, जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप, अब आई कैप के साथ एंगल कितना होगा, 0, लेकिन 0 लिखोगे यहाँ गलत है, इसको 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा। जे कैप क्रॉस जे कैप, याद रखेंगे इसको 0 वेक्टर, और ये के कैप क्रॉस के कैप ऑल्सो हमारे पास ये 0 वेक्टर हो जाएगा। अब यहां पर इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन 91 होता है, सिर्फ ये एन किया जाएगा। अगर मैं इसके अंदर मैग्नीट्यूड ले लूं दोनों तरफ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको तो सीधा ए लिखते खाली वाली बिना वेक्टर के लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ही काउंट होता है, और ये हमारे पास बी और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1 होता है, यानी कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो a into b के इक्वल होता है। अब देखो यहां पर ऐसा कहां हो सकता है, जैसे i कैप क्रॉस j कैप, अब दोनों आपस में क्या परपेंडिकुलर है, और सपोज ये वाली स्ट्रिप ना x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये y एक्सिस को कर रही है, तो ये डायरेक्शन i कैप की हो गई, ये j कैप की हो गई। तो i से j की तरफ जा रहे हो तो i से j घुमा के देखो, देखें ऐसे घुमाएंगे तो पीछे की तरफ आएगा, ये डायरेक्शन मिलेगी जो z एक्सिस की है, यानी कि i कैप क्रॉस j कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, k, ठीक है ना। तो i क्रॉस j कितना आएगा, k आएगा, कैप है इसका मतलब यूनिट वेक्टर से, यानी ओनली डायरेक्शनल है। इसी तरह से j क्रॉस k करेंगे तो कितना आ जाएगा, j और k, j k करेंगे तो i कैप आ जाएगा, और k क्रॉस i करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा j। अभी मैंने बताया था कि भी अगर इनके डायरेक्शन उल्टी कर दें, जैसे a क्रॉस b और b क्रॉस a क्या होता है, एक दूसरे का नेगेटिव होता है, इट मींस यहां से ये मिल सकता है j क्रॉस i करें तो माइनस k कैप, और यहां पर k क्रॉस j कैप क्या चमकेगा दिमाग में, ये बिल्कुल चमकना चाहिए, एक माइनस आ जाएगा सिर्फ, ये i क्रॉस k, ये हमारे पास माइनस j कैप। अब आपस में देखो कोई रिलेशन बन रहा है क्या, याद रखने को ट्रिक बनाते हैं इसकी। तो मैंने इसमें क्या किया, एक राउंड बनाया इस तरह से, और यहां लिख दिया मैंने ये आई कैप, ये सिर्फ अपने इस तरह से थॉट दिमाग में रख लो तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो आई से जे, जे से के, और ये के से आई, इसमें कोई भी दो ले लो तो उसका आंसर थर्ड होता है। जैसे मैंने लिया आई और जे, तो ये आई और जे का आंसर क्या बनेगा, के कैप बनेगा।
जैसे मैंने k और i लिया तो आंसर क्या बनेगा, k और i देखो ये j कैप बन गया। कोई भी दो उठा लो, लेकिन ध्यान रखेंगे राउंड का। अगर राउंड इस तरह से चलेगा है ना, जैसे i से j आए, j से k आए, फिर i आए, और ये रोटेशन इस तरह से चल रहा है, तो अगर प्रॉपर रोटेशन में है j के बाद k तो प्लस i आएगा। लेकिन जैसे k क्रॉस j हुआ, जैसे देखो k क्रॉस j कि उल्टा चल गए, तो आप क्या करो माइनस i क्या। मींस इससे क्या थॉट जनरेट होता है कि कोई भी दो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड आएगा, है ना, यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे ऑर्डर चेंज हुआ, यानी इस एरो से उल्टा चले तो थर्ड ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा। ये आप ध्यान रखें, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब अपन थोड़ी सी चीजें और इसमें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारा काम कैसे आएगा। अब सीखते हैं काम कैसे, पहले इसको कॉपी कर दें। अब इसमें जैसे मैंने ले लिया, सपोज ए वेक्टर है मेरे पास, a1 i कैप, b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है b वेक्टर, a2 i कैप, b2 j कैप और ये c2 k कैप। ये a1 b1 c1 क्या स्केलर क्वांटिटीज है, कोई भी नंबर होगा इसकी जगह, और i कैप, j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर्स है along the respective axis x y z। अब हमारे को इसमें a क्रॉस b निकालना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है। तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और ये हो जाएगा a2 i कैप, b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब देखो एक तो तरीका ये 1 by 1 मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, और जो अभी मैंने बताया i क्रॉस a क्या होगा, k क्रॉस i क्या होगा, i क्रॉस i क्या होगा, इस तरह से मतलब पूरा इसको बहुत डिटेल में करें तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। इसको शॉर्ट में एक काम करो, इसको डिटरमिनेंट बना लो सारणिक, यहाँ i j के लिखना है हमेशा, और यहाँ पर a1 b1 और a7 जो पहला वेक्टर है ना उसको यहाँ मेंटेन कर दो, ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। अब आप इसमें जो बाद में है उसको बाद में लिखो, a2 b2 और c2। ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट का भी रूल होता है, अगर r1 और r2 आपस में एक्सचेंज होंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए यहाँ माइनस आना एक आपके अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए आप इसको ऑर्डर को चेंज नहीं करेंगे। अगर पहले ए वेक्टर पहले ए वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर तो बी वेक्टर उसके बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से अपन ऑर्डर का पूरा ध्यान रखते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करें ना तो हमारे पास पूरा आंसर वैसे आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लो, ये और ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई, b1 c2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये b2 c1, बाद में माइनस तो लगाते ही है ना। तो इसको अगर ये माइनस नहीं लगाना चाहो तो क्या करोगे, तो देखो ऐसा होता है, अपन ने मल्टीप्लाई कैसे किया था, दिस माइनस दिस करते हैं ना, इसका ऑर्डर चेंज कर लो, j कैप हटा दो, ये नहीं करके पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख देंगे, a2 c1 माइनस इनका तो और a1 c2, अगर यहाँ प्लस मेंटेन करना है तो प्लस k कैप। अब इसको हटा दो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अपन इसको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को यूज करेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपन क्वेश्चंस में देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, जैसे हमारे पास कोई भी जैसे स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है ना, तो n को इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसके साथ भी लिख सकते हैं, ये याद रखेंगे ना, n को b के साथ लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई a वेक्टर है और क्रॉस है और यहाँ पर b वेक्टर प्लस c वेक्टर है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a है ना, a क्रॉस b लिखेंगे, इसको b क्रॉस से नहीं ले सकते, ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है ना, जो पहले वो पहले रहेगा। अब आप इसमें प्लस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, है ना, इस तरह से आप इसको डील करेंगे, कॉपी करोगे। लेकिन एक चीज का याद रखना, ये तो a प्लस b था, अगर हमारे पास में m है और ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है ना, तो इसके अंदर आपके
n के साथ ए वेक्टर कनेक्ट करके फिर क्रॉस बी वेक्टर करो, भले ही आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो ए वेक्टर क्रॉस m और b वेक्टर, दोनों में से किसी एक के साथ में m को कनेक्ट कर सकते हैं। m माने क्या, स्केलर क्वांटिटी है, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है तो m को इसके साथ भी लिख सकते हो, इसके साथ भी लिख सकते हो, लेकिन किसी एक के साथ लिखोगे, ये आपके भले a के साथ लिखे भले b के साथ लिखे, इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। एरिया ऑफ काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम लिख दो ए बी और सी। इसकी जो एडजेसेंट साइड है ना, इसको स्मॉल ए वेक्टर से और इसको स्मॉल बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास में पूरा है, या अगर यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ इसको, तो ये ए वेक्टर और ये हमारे पास में क्या है, बी वेक्टर है। यानी कि इसमें साइड जो ए बी है ना, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है और ए सी ओ बी वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसका वेक्टर एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB क्रॉस AC वेक्टर होगा, मीन्स 1/2 और A वेक्टर क्रॉस ये B। और सिर्फ अगर एरिया लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और पीछे लिख दो स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से अपने एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कॉपी करो, देखिए। अब ये तो हमारे पास तब है जब दोनों एडजेसेंट साइड दे रखी हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें डायरेक्शन किधर होगी, है ना? तो इसकी डायरेक्शन होगी, एरिया की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर। तो एरिया इस तरह से होगा, ठीक है ना? ये आप वैसे याद रखना। तो ए वेक्टर क्या होगा, ये वाली साइड, और बी वेक्टर ये वाली साइड है, तो दोनों के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन होगी। तो वैसे याद रखो, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। अब अगर ट्रायंगल के जो वर्टिसेस यानी शीर्ष हैं उसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हो तो कैसे करोगे? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्म में आ जाए, सपोज ये तो हटा दूं एक बार। अब क्या होगा कि इसमें जो ये शीर्ष है ना, इनके स्थिति सदिश दिए हुए हैं, मीन्स ये ए है तो हमारे पास ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, बी का स्थिति सदिश स्मॉल बी वेक्टर और सी का स्थिति सदिश स्मॉल सी वेक्टर दे रखा है। यहाँ लिख सकते हैं इसको, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्मॉल बी वेक्टर हो गया और ये पूरा बड़ा वेक्टर और ये स्मॉल सी वेक्टर। अब इसकी एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? हेड माइनस टेल, याद है आपको? हेड ये, टेल ये, ऊपर एरो बना ना, ये हेड हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर बी का, यानी बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ओ बी वेक्टर मेरे पास हो गया स्मॉल बी वेक्टर माइनस ये हो गया स्मॉल ए वेक्टर। इसी तरह से आप इसमें ये वाला निकाल दो ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा? ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, हेड माइनस टेल, ये स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए। इसका पोजीशन वेक्टर को सी से रिप्रेजेंट किया है, इसके ए से रिप्रेजेंट किया है। अब इन सारी वैल्यूज को इसमें रखते हैं। तो 1/2 ये क्या आ गया? ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कितना आ गया? बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसमें स्टेप टू स्टेप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो
पहले बी वेक्टर इन दोनों को करेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज करते साइन चेंज हो जाता है। फिर ये इसको करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये माइनस माइनस प्लस, ये ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो फाइनली मेरे को इसमें क्या मिल रहा है, ये तो हमारे पास हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, माइनस को प्लस कैसे बनाएंगे, इनका ऑर्डर चेंज कर दो, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको भी प्लस बना दो, इसका ऑर्डर चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो फाइनली हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया इसका, ये बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, तो इसको ऑर्डर में लिख सकते हैं ना, आप याद रखने में इजी रहेगा, इसको पहले प्लस मतलब आगे पीछे कर सकते हैं इसमें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस, फिर इसको लिख लो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस, यहाँ लिख दो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये है हमारे पास इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आंसर। इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, अगर इसको न्यूमेरिकली फाइंड करना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, जो रिजल्ट आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अब हमारे को इसमें कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी चाहिए, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी मतलब तीन बिंदु है ना, उसको संरेख होने का प्रतिबंध, यहाँ ऊपर इसको हटा दो, ये तो कॉपी कर दो, तीन बिंदु जो है ए बी सी संरेखीय होंगे, इसका क्या प्रतिबंध है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, इन तीनों बिंदुओं से तो क्या हुआ, त्रिभुज बना हुआ है, तो अगर एक रेखा में होंगे यानी तीन बिंदु संरेखीय, यदि तीन बिंदु संरेख हैं और उनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, कंडीशन क्या है, उनके स्थिति सदिश दे रखे हैं ना, एक बिंदु ए बी सी है, ए बी और सी है, तीनों के स्थिति सदिश मुझे पता है, उस केस में हमारे पास जो त्रिभुज का एरिया है ना, उसको अपन जीरो के इक्वल लिख दो बस, तो त्रिभुज का एरिया क्या निकलता है, ये वाला, तो ये हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए मस्ट इक्वल टू ये जीरो वेक्टर। अगर ऐसा होता है तो संरेख होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, लेकिन एबीसी इसमें क्या है, तीनों बिंदुओं के स्थिति सदिश के लिए आप ध्यान रखेंगे, तो तीन बिंदु जो दे रखे हैं वो संरेख होने का प्रतिबंध क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, जीरो खाली जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। क्यों भाई, देखो ये हमारे पास दो वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तीनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने पर क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी तो आएगी, इसे जीरो के ऊपर वेक्टर आ जाना कंपलसरी है, याद रखें इसको। अगर आप इसमें जीरो वेक्टर ऊपर वेक्टर नहीं लगाते तो एक हमारा मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो जीरो होना चाहिए, इस तरह से ये हमारे पास इसका प्रतिबंध है। एग्जांपल नंबर 16 देखो इसका, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इसमें डिमांड है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मान कितना होगा ये आपको बताना है। सिंपल है, इसके लिए आप एक काम करो, डिटरमिनेंट फॉर्म बताए थे मैंने, वही यूज करो, आई कैप जे कैप और के। पहली बात दिमाग में फिट कर लो कि इसका जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा, यानी उसके अंदर डायरेक्शन होनी जरूरी है। अब आप इसमें देखो, इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे, आई कैप का मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 यहां लिख दो, इसके मल्टीप्लाई कितना है -3 और ये 4। इसी तरह से यहां से ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे, पहले ये है तो इसकी रो पहले आएगी, बाद वाले की बाद में आएगी, ये 4 और -4, ये 4 एंड -4।
अब इसको सिंप्लीफाई एक्सपेंड करते हैं। आई कैप दिस और दिस हटा दो, आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, ये माइनस हमें लगाना है। उसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई 16, ये माइनस हमेशा लगेगा, पहली बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जे कैप से रिलेटेड कॉलम और रो दोनों हटा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस के कैप। मैंने क्या बताया था, पहली बार आगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटा दें, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का लाइन, एक माइनस पहले से प्लस का लाइन, ये हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप, ये माइनस का 20, ये माइनस का प्लस का 20 जे कैप, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 17 के कैप। ये इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, बस स्टेप टू स्टेप इसको करते हैं। एग्जांपल 17 में ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं। अब दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी दोनों के लंबवत इकाई सदिश चाहिए। तो सबसे पहले तो दोनों के लंबवत सदिश निकाल लीजिए, और दोनों के लंबवत निकालने का तरीका क्या होता है, ए क्रॉस बी। हमेशा ध्यान रखो, दो वेक्टर का दे रखे हैं और दोनों के लंबवत सदिश चाहिए, यानी कि ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, तो आप उसका सीधा सा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट करने का मेथड अभी किसी का ही था पहले, इसका कोएफिशिएंट 3, ये 1 और ये 2, यहां से आ जाएगा 2 -2 एंड ये प्लस। इसको एक्सपेंड कर लें, आई कैप दिस एंड दिस कैंसिल, ये हो जाएगा 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, तो ये +4। सेकेंड टाइम माइनस यूज करते हैं हमेशा, ये हो गया ये 6 एंड -4 प्लस के कैप दिस एंड दिस कैंसिल, माइनस का 6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसके अंदर 6 आई कैप, और ये 2 है ना, माइनस का 2 जे कैप, या माइनस का 8 के कैप। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, तो ये जो वैल्यू आई ना, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या चाहिए, इकाई सदिश चाहिए, तो सपोज वो एन कैप है, तो इकाई सदिश चाहिए, तो आप सबसे पहले तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखो और उसके अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। किसी भी वेक्टर के अंदर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करने पर हमेशा यूनिट वेक्टर आता है। 6 आई कैप -2 जे कैप एंड माइनस का 8 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर 36 प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो फाइनली कितना मिल रहा है मेरे को भाई 6 आई कैप -2 जे कैप माइनस का 8 और के कैप। ये हमारे पास हो गया ये 40 और 40 प्लस 64 104, ये 104। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखें मेरे पास n कैप इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 6 आई कैप -2 जे कैप माइनस का 8 के कैप अपॉन ये 104 है ना, इसको लिख लो आप 26 × 4। अब ये 4 बार आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और एक 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 3 आई कैप -j कैप -4 के कैप, इस 4 का रूट 2 और 26 रूट में अंदर ही ले जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन रूट 26 आई कैप -1 अपॉन रूट 26 जे कैप -4 अपॉन रूट 26 के कैप, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एन कैप हमारा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, ये दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। तो इस तरह से अपन इसको अचीव किया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, बस स्टेप टू स्टेप चलें, कंसेप्ट पूरे ध्यान रखें, कहीं कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं छोड़ें। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।